Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really great in your lives. And yes, welcome to my YouTube channel. And yes, don't forget to like, share, and watch the video till the end. Okay, and yes, don't forget to press the bell icon. Okay, so the chapter that I'm going to start today is Government for Development, and this is the chapter of class 8. And ये last chapter है civics portion का, so the name of the chapter is गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट. बट हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बहुत 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 छोटी सी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, और वो है ज्ञान की, एनलाइटमेंट की. तो आज के लिए एक प्यारा सा छोटा सा थॉट ये है कि सुनो ना, दिल की सुनो. ये तो सबको पता ही होगा कि ये हमारा दिल है. हमें बचपन से सिखाया जाता है द लाइक दिस. ये आपका फिस्ट को ये जब ये फिस्ट बन जाती है तो इट इज़ द साइज ऑफ योर हार्ट. तो ये जो छोटा सा दिल है ना, तो इसमें प्लीज़ इसकी सुनो. ठीक है, हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक इनर वॉइस होती है सबके अंदर जो हमें बताती है ये सही है, ये गलत है, ये वो फलाना ढमकाना. ये जो लूप है ना, सही गलत है, इसमें मत फंसना. देखो, कोई चीज़ें सही, कोई चीज़ें गलत नहीं होती. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पैरामीटर्स क्या क्या हैं. बट जो आपका हार्ट कहता है उसको हमेशा सुना करिए एंड उसको फॉलो भी किया करिए. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू XYZ पीपल एंड आस्किंग, सुनो यार मैंने ना, मैं ऐसे ये सिचुएशन मैंने कर दी है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो तुम बताओ मैं क्या करूँ. ठीक है, तो वो जो बताएगा ना, वो अपने मन से बताएगा, अपने दिल से बताएगा. तो इससे अच्छी बात है कि आप कोई भी काम ले, कोई भी डिसीजन ले अपनी लाइफ का, अपने दिल की सुने. क्लियर? ओके, सो अब चैप्टर की भी शुरुआत कर देते हैं. और मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे चैप्टर अच्छे से पढ़ा देना चाहिए आप लोगों को. तो जैसे कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ, आप भी अपने दिल की सुनिए और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो ऑब्वियसली द नेम ऑफ द चैप्टर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो है गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट. अच्छा, हम सबको पता है गवर्नमेंट क्या होती है, हम सबको पता है सरकार क्या होती है. हमें पता है कि हम लोग वोट करने जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है. या और हमारे जो पार्लियामेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा हाउस, राज्यसभा हाउस. अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, विधान परिषद है. तो ये कुछ बेसिक आइडिया हमें पता है. हमें ये भी पता है कि जो गवर्नमेंट है उसका बेसिक काम ही है डेवलपमेंट करना. ठीक है, उद्धार करना, काम करना. ठीक है, तो हमें बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट क्या होती है, हमें बहुत क्लियर है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. अच्छा, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हर एक कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, रिमेंबर दिस. ठीक है, और उस गवर्नमेंट के पास बहुत ही सारे सेक्टर्स होते हैं जिस पे वो काम करते हैं. जैसे एजुकेशन सेक्टर होता है, उसके पास इकोनॉमिक सेक्टर होता है, फाइनेंस होता है, उसके पास कॉमर्स होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, सोशल सेक्टर्स होते हैं. तो बहुत ही सारे सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, राइट. तो जब इन सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट को काम करना होता है तो वो एक प्लानिंग करती है. ठीक. अच्छा, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ. मुझे एक छोटी सी बात भी बताना कि मानो कि कल किसी का बर्थडे है. ठीक, कल नहीं, 3-4 दिन बाद आपके किसी बहुत अच्छी फ्रेंड का, रिलेटिव का, मम्मी का, पापा का, किसी ना किसी का बर्थडे आने वाला है, राइट. तो आप लोग क्या करोगे, ये उसी दिन प्लानिंग करोगे उनके बर्थडे की. और अगर आप बहुत अच्छी पार्टी थ्रो करने वाले हो तो ऑब्वियसली मुझे लगता है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग सकता है. गेस्ट लिस्ट बनाना, गेस्ट को कॉल करना, बुकिंग्स करना, होटल बुक करना, केक के लिए आइडियाज़ वगैरह, तो बहुत ही सारा काम हो जाता है, राइट. लेकिन आपकी एक सक्सेसफुल पार्टी तब होती है जब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक बहुत अच्छा सा बैश होता है, राइट. ओके, तो जब हम छोटी सी बर्थडे पार्टी के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, तो सोचिए गवर्नमेंट्स को, एक कंट्री को चलाने के लिए हमें कितनी सारी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, राइट. तो जब हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है तो एक प्लानिंग कमीशन बना दी थी गवर्नमेंट ने इन 1950. क्लियर, एक प्लानिंग कमीशन बनाए. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ही सारे सेक्टर्स थे, तो उन सारे सेक्टर्स पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई. कब बनाई थी? 1950 में बनाई थी. क्लियर यहाँ तक? तो उस प्लानिंग कमीशन का क्या काम होता था? प्लानिंग कमीशन का इतना सा काम होता था कि प्लान्स बनाना बहुत ही सारे. ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना और जो भी वो गोल्स या माइलस्टोन्स रख रहे हैं उसको अचीव करना. क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में जानते हैं. ओके, सो हमें पता चल गया प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाई गई थी. प्लानिंग कमीशन में अभी तक 12 5-ईयर प्लान्स हुए हैं. जो 12 5-ईयर प्लान था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबका साथ में काम करने की जो बात की गई थी वो की गई थी 12 5-ईयर प्लान में, जो चलना था 2012 से लेकर 2017 तक. ठीक, ये होते हैं 5-ईयर प्लान. जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाती थी वो 5 ईयर्स के लिए बनाती थी. तो जो हमारा 12 5-ईयर प्लान था वो 2012 से लेकर 2017 तक चलना था. क्लियर?
बट क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के रख दिया गया था नीति आयोग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग के बारे में आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जैसा कुछ नहीं है, उसका नाम बदल दिया गया है और नीति आयोग रखा गया है, ठीक। ओके इसके जो चेयरमैन होते हैं वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। एंड बस इतना ही नीति आयोग आपके लिए इतना काफ़ी है। ओके सो ये जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर जो 2017 तक चलना था वो रुक गया था, मतलब उसके बीच में ही हॉल्ट हो गया था और नाम चेंज हो गया था प्लानिंग कमीशन, विच केम आउट टू बी एज नीति आयोग, NITI आयोग, नीति आयोग। क्लियर? Okay, now I have your book. I have given you a proper crux, gist of कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। So yes, I have told you about the planning commission कि हमारा जो planning commission है वो 15th March 1950 में आया था। Don't forget an important date. It can come for your one words. Okay. तो प्लानिंग कमीशन का क्या था, टू एसेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, उसके बाद टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर इफेक्टिव वर्किंग, टू एग्जामिन एंड एक्सटेंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू सुपरवाइज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। क्यों? बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि सबको हर किसी के पास हर टाइप की सुविधा होनी चाहिए। क्लियर? ओके ना कमिंग टू द 5 ईयर प्लान्स, वी नो कि हमने थोड़ा बहुत 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा है। कुछ ऐसे 5 ईयर प्लान्स हैं जो बीच में रोक दिए गए थे। फॉर एग्जांपल द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, हमारे पास ड्राउट हो गया था, प्राइस राइज हो गया था, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो गया था, रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ओके उसके बाद ऑफ 3 एनुअल प्लान बिटवीन 1966 एंड 1969, द 5th ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड विच पेव द वे फॉर एन एनुअल प्लान इन 1979 एंड 1980। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई थी जब प्लानिंग कमीशन काम करता था। तो देयर वर फ्यू प्लान्स विच हैड टू बी एलिमिनेटेड और विच हैड टू बी स्टॉप बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जैसे 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था एंड देन लेटर ऑन। ओके नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड वी नो एग्रीकल्चर कितना 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, अच्छा इमेजिन करो सिचुएशन कि मैं आप लोगों से बोलूँ कि चलो हम सब लोग ना शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक, एवरीबडी विल गो शॉपिंग एंड हम लोग बहुत आराम से हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, सारे मन की चीज़ें खरीदेंगे। पहले दिन हम ये करेंगे, ठीक है, दूसरे दिन भी हम शॉपिंग करेंगे। अब ये बताओ, एक दिन चलो सहेलिया, दूसरे दिन बिना भूख और पानी के रह पाओगा? मैं ये क्लॉज डाल दूँ कि शॉपिंग तो मैं सब कुछ दिलाऊंगी लेकिन खाना पीना कुछ नहीं, तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, राइट। तो इसलिए अब हमें इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं पता है कि जो आप लोग जो दिन में 5-6 बार खाते जाते हो विच इज अ गुड थिंग। ओके आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट बी ऑफेंडेड प्लीज। ओके सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू। तो आप लोग जो खाते जाते हो तो हमारे लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं पिज़्ज़ाज और बर्गर्स बोले बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। सो या पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स आर लाइफ एट टाइम्स। सो हमारे लिए खाना इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके सो इस वजह से एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है। एंड जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन की बात कर रही हूँ, तो हमारे जो मोस्ट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो चले गए थे पाकिस्तान। तो इस वजह से हमारे लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ओके या सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। येस, देखो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज रिकग्नाइज सून आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। येस, सून आफ्टर आर इंडिपेंडेंस हमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे राइस और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो दूसरी कंट्री चले गए थे एंड वी वर लेफ्ट विद a little bit of the things। so इसलिए उसको प्रॉपर प्लान करना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना और सबको भरपेट खाना मिलना, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, जो कि बनाया गया था। क्लियर? Okay, now let's come to green revolution. See, green revolution basically talks about the increase in the agricultural basically increase in agricultural development, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे introduction of the new machinery हो गया था, irrigation facilities, pesticides, fertilizers, so इन सब के बारे में हम बात करेंगे। high yielding variety seeds also। ओके सो अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो डेवलपमेंट हुआ, अब हम उसके बारे में बात करें। यू मस्ट बी थिंकिंग मैं उधर क्या देख रही हूँ, बट दिस इज योर बुक एंड आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आई डोंट मिस आउट एनी पॉइंट्स। फिर आप भी लोग बोलते हैं मैम यू मिस दैट, सो या
Okay, so it says the Green Revolution helped to increase the agriculture production. Yes, it did help by introducing farmers to modern agricultural machinery. See, modern agriculture machinery का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले के टाइम पे जो primitive methods of farming were used. Okay, so जैसे कि plow and trowels were used, but जैसे ही Green Revolution हुआ, there was an introduction of the new machineries, for example like tractors and sowing machines, threshers and harvesters were introduced. Okay, now coming to high yielding variety seeds, particularly for wheat and rice, were extensively used, and seeds multiplication programs were being introduced because bharpet khana is very important for all the citizens of the country. Then coming to fertilizers and pesticides to increase the fertility of the land, the use of fertilizers was encouraged. Then irrigation, yes, देखो 60% जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल. ठीक, अब रेनफॉल के इसके अलावा भी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर रिसर्च. अब जितना भी डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर में, इट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड द यूनिवर्सिटीज दैट आर वर्किंग फॉर इट, एंड वन ऑफ देम इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन विच वॉज सेट अप in 1973 by the Ministry of Agriculture. And there is this ICAR also, Indian Council of Agriculture Research, which is in New Delhi, has also played a major role in the development of agricultural technology. Clear? I hope you are clear till here. So in my next part of the video we will be talking about the industries and the social sector. I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगी. I'll be making the 2 parts of the video so that it gets easier for you all. In the part 1 we can have a certain section, and in the part 2 we can have the another section of it. So we will be talking about the industries and the social sector in my part 2. So till then, stay safe and take care of yourselves. And yes, don't forget you are very 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 important for me and for yourself also. और हाँ, दिल की सुनो, ठीक है, दिल हमेशा सही बोलता है. Bye everyone.